दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की इस सीरीज में, इस साइकोलॉजी के सीरीज में, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ये सेकंड क्लास है। और ये क्लास बात करता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, राइट। और इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कवर किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वो है आपका करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर्स। मैंने लगभग नहीं, मैंने आपको पूरा नोट्स अब तक प्रोवाइड कर दिया है। इंडियन इकोनॉमी को छोड़िए, वो भी प्रोसेस में है, वो भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो उसमें करंट अफेयर पेंडिंग था। करंट अफेयर के लिए मैं अभी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आना चाहता हूँ, जिसमें मैं आई दृष्टि कवर करूंगा। आई दृष्टि, जो आंख वाली दृष्टि होती है घटना चक्र की, वो करंट अफेयर के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, राइट। खासकर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उस आई दृष्टि को मैं कवर करूंगा। लेकिन आई दृष्टि में एक ये चीज है कि जो आई दृष्टि है वो जून 2025 से लेकर जुलाई 2026 के डेटा को कवर करती है। और आपका जो एग्जाम है वो है अक्टूबर 2026। तो ये लगभग आपको, अगर आप अक्टूबर से कंसीडर करें तो आपको लगभग ये 1.5 साल का डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 1.5 साल का डेटा, जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, आप अगर आप वो पीडीएफ देखेंगे आई दृष्टि वाला जो, या अगर आप बुक देखेंगे, तो उसमें आपको ये 1.5 साल का डेटा इकट्ठा मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें से सिर्फ जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का मैं डेटा निकालूंगा, राइट। इसमें से मैं निकालूंगा और मैं आपको सिर्फ इतना ही कवर कराऊंगा, ये जुलाई तक। इसके बाद जब अगस्त आएगा, अगस्त और सितंबर, है ना, लगभग ये 8 से 9 महीने का डेटा आपके लिए सफिशियंट होगा। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। उसमें से ये डेटा मैं आपको निकाल के मैं पढ़ाऊंगा, लगभग 5 से 6 क्लासेस में मैं से कवर कर दूंगा। ये रही पहले अनाउंसमेंट। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है टेस्ट सीरीज को लेकर। आई नो आपने पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और आप रिवीजन फेज में हैं। तो इसके बाद टेस्ट सीरीज का टाइम आता है, तो टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहा हूं जिस तरीके से मैंने आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जो खासकर ये जो मेन सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अगर आप इसे कवर करेंगे, इसे आप देखेंगे, तो आपको एक लेवल दिखाई देगा, एक स्तर दिखाई देगा, जिस स्तर के क्वेश्चंस यूपी पीएससी पूछता है। ठीक है, कथन और कारक वाले, है ना, इस लेवल के घुमावदार क्वेश्चंस। और अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत बढ़त हासिल करेंगे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। और आयरनी ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन, जितने भी घुमावदार क्वेश्चंस है, ये आप पूरा का पूरा मेरे नोट्स में से भी सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने प्रोवाइड किया है नोट्स के बाहर से भी। ठीक है, ओके। और इसी आधार पर ये जो टेस्ट सीरीज है मैं लॉन्च करूंगा जल्दी ही। और इस टेस्ट में आपको लगभग 18 to 20 टेस्ट मिलेंगे, जो कि दोनों लैंग्वेजेस में होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टेस्ट सीरीज फाइंड करना मार्केट में, राइट। तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के छात्रों के लिए होगा। अलग अलग से पीडीएफ रहेगा, राइट। और इसके साथ ही इसमें लगभग हर एक सब्जेक्ट का मैं सेक्शनल, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। मतलब लगभग लगभग नहीं, 100 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ ही आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। ये है कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैकेज। ओके, ये है। ठीक है, तो इन दो चीजों पे मैं काम कर रहा हूं और जल्दी ही मैं ये लेकर आऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो और एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की चांसेस काफी हाई हो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। आपको पता है कि साइकोलॉजी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, बट इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको समझ अच्छी हो और आपको चीजें याद रहें, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। समझते हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट। उसके भी पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब हम किसी इंसान के ह्यूमन डेवलपमेंट या उसके
बिहेवियर या उसकी पर्सनालिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया आपका, ह्यूमन का डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करते हैं, विकास का अध्ययन करते हैं, या उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उसका बिहेवियर और पर्सनालिटी। आप किसी भी इंसान के अगर इन चीजों को देखो तो ये जो चीजें हैं ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर पर निर्भर करती है। पहला फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आप इसे कहते हो अनुवांशिकता, राइट। अनुवांशिकता। ठीक है। और जो दूसरी चीज है ये है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण। ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो इन्हीं दो चीजों पर ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट बेस्ड है, निर्भर करता है। उसका बिहेवियर हो, उसकी उसका नेचर हो, उसकी पर्सनालिटी हो, ये इन दो चीजों पर निर्भर करती है, राइट। अच्छा, इस हेरिडिटी को हम कहते हैं, हम इसे नेचर भी कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी मतलब नेचर, राइट, या प्रकृति। ऑलराइट। और जो एनवायरमेंट है इसको आप बोलते हो नर्चर, यानी कि पोषण। ठीक है। ये है प्रकृति और पोषण। इन दो चीजों पर ये पूरा का पूरा ह्यूमन का डेवलपमेंट बेस्ड है, राइट। और साइकोलॉजी में ये सदियों पुराने से सदियों पुरानी ये बहस चलती आ रही है कि इंसान को कौन सी चीजें ज्यादा बनाती है। ठीक है। इंसान के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किसका हाथ है, राइट। उसका जन्म या उसका माहौल, किसका सबसे ज्यादा रोल है उसके डेवलपमेंट में। तो इसी चीजों को, इसी टॉपिक को आज हम गहराई से समझेंगे, राइट। ओके। तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग और मैकेनिज्म की, मतलब हेरिडिटी का मतलब क्या है और इसके इसके कार्यप्रणाली क्या है। ओके। सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझते हैं। मीनिंग, इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, जो हेरिडिटी है, जो हेरिडिटी है ये वो बायोलॉजिकल ट्रेट है, यानी कि हेरिडिटी एक जैविक लक्षण है, एक फिजिकल फीचर है और नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है। जो बच्चों को अपने माता पिता से मिलता है, राइट, है ना। मतलब जब वो गर्भावस्था में माता होती है, ठीक है, जब माता गर्भ धारण करती है उस समय बच्चे को ये मिलता है ना। और ये इंसान के शरीर और दिमाग का एक ये इंटरनल और अनचेंजेबल एक ब्लूप्रिंट है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, है ना। जो आपका हेरिडिटी है, जो आपका अनुवांशिकता है, ये क्या है, ये आपको मिलता कहां से है, आपको अपने माता पिता से मिलता है ना। कंसेप्शन के दौरान, मतलब जब गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, आपको मिलता है। और ये क्या है, ये अनचेंजेबल है, इसको बदला नहीं जा सकता, राइट। ये है हेरिडिटी। ठीक है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल ट्रेट है। बायोलॉजिकल ट्रेट यानी कि जैविक लक्षण आप कह सकते हैं, ये एक जैविक लक्षण है। ठीक है। जैविक लक्षण है, ये एक फिजिकल फीचर है। वेट, जैविक लक्षण के साथ साथ ये क्या है, एक फिजिकल फीचर है ना। मतलब आपकी शारीरिक विशेषता है या आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी। ठीक है। इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, राइट। ओके। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है ये मैकेनिज्म। ओके। मैकेनिज्म यानी ये काम कैसे करता है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, एक कोशिका से होती है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, राइट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज, है ना। ये जाइगोट तब बनता है जब पिता का स्पर्म यानी कि शुक्राणु मां के ओवम में यानी अंडाणु से मिलता है, तब क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है। स्पर्म
का क्रॉस होता है ओवम से, तब जाके क्या बनता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज, राइट। और ये जो सिंगल सेल होता है, ये जो कोशिका होती है, एक कोशिका होती है बस, ये सेल होता है, ठीक है, ये जो जाइगोट सेल होता है, इसमें आपको 23 पेयर्स मिलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर्स यानी कि टोटल 46 आपको क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र। अब ये जो 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम है, 23 जोड़े हैं, है ना, उसमें से जो 23 क्रोमोसोम है, ये आपको मदर से मिलती है, और जो दूसरा 23 है आपको फादर से मिलती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं युग्मनज, राइट। अभी समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है। तो क्रोमोसोम, ये कोशिका के अंदर एक धागे जैसी एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है, जिसके भीतर हजारों जीन्स होते हैं, जीन्स, है ना। और ये जीन्स क्या होते हैं, जीन्स असल में ये डीएनए के बने होते हैं, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के बने होते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म, ओके। और इसी डीएनए को, इसी जीन्स को या इसी डीएनए को आप क्या कहते हो, आप उसे कहते हो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि आनुवांशिकता की ये एक वास्तविक निर्माण इकाई है ये। इसी पर आपका जो हेरिडिटी है, आपकी जो आनुवांशिकता है, ये इसी डीएनए पर निर्भर करती है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब स्पर्म और ओवम का ये स्पर्म और ओवम का क्रॉस मतलब जाइगोट, आप इसे जाइगोट लिख सकते हैं, जाइगोट। जाइगोट किससे मिलकर बनता है, ये 23 पेयर्स यानी कि 23 जोड़े किसके होते हैं, क्रोमोसोम के होते हैं, गुणसूत्र के होते हैं, इससे बनता है ना। और इस गुणसूत्र में क्या होता है, जीन्स होता है, और ये जीन्स किससे बनता है, ये डीएनए से बनता है। और यही जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यही आपका क्या बनेगा, ये आपका फिजिकल एंड मेंटल ब्लूप्रिंट बनेगा, फिजिकल एंड मेंटल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब क्या, आपका रूपरेखा कैसा होगा, आपका दिमाग कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। आप इसे ही आप कहते हैं हेरिडिटी, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हेरिडिटी के बारे में, और इसका मैकेनिज्म में काम कैसे करता है। अब हम ये समझते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब ये तय क्या करता है, इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, व्हाट डज इट डिटरमाइन, ये क्या तय करता है, ये क्या तय करता है, हेरिडिटी क्या तय करता है। तो सबसे पहले जो हेरिडिटी है, ये आपका फिजिकल फीचर तय करेगा, फिजिकल फीचर यानी कि आपकी शारीरिक विशेषता, राइट, मतलब आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, ठीक है, आंखों का रंग आपका काला होगा, नीला होगा या भूरा होगा, ये डिपेंड करता है इसी हेरिडिटी पर। आपके बालों की बनावट कैसी होगी, टेक्सचर कैसा होगा, मतलब वो कर्ली हेयर्स होंगे या स्ट्रेट होंगे, राइट। आपका स्किन टोन कैसा होगा, स्किन टोन मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन, आप थोड़े सांवले होंगे या थोड़ा ज्यादा सांवले होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, राइट। आपकी हाइट क्या होगी, आपकी लंबाई, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप,
ये सभी चीजें, ये 100% आपके जीन्स तय करते हैं। ठीक है, आपके जो जीन्स होते हैं ये तय करते हैं। मतलब जीन्स या जो हेरिडिटी है वो क्या तय करता है? आपका फिजिकल फीचर, यानी कि आपकी शारीरिक विशेषताएं, है ना। और क्या तय करता है? ये तय करता है आपका साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी यानी कि आपकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति तय करता है। ये क्या होता है? मतलब आपका इंटेलिजेंस कैसा होगा, आपका इंटेलिजेंस तय करता है। आपकी बुद्धि की कितनी क्षमता है, कितनी सीमा है, मतलब आपकी आईक्यू, बेसिकली आपका आईक्यू तय करेगा, राइट। आपका जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब क्या? आपका स्वभाव, मतलब आप शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं या आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? आपके हेरिडिटी पर, मतलब आपके डीएनए पर, आपके जीन्स पर, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, राइट। अब जैसे कुछ संवेदनशीलता हो गई, मतलब आप कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी हो गई, ये भी अनुवांशिकता से ही डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है कोई खास बीमारी हो, आपको जो ट्रांसफर हो, ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपके हेरिडिटी पर, आपकी अनुवांशिकता पर, राइट। ओके, अच्छा, इसमें एक और आपको मैं फैक्ट बता दूं, यहाँ पे एक जीनोटाइप होता है। एक है जीनोटाइप और दूसरा है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या होता है? जीनोटाइप बेसिकली ये होता है कि जो जेनेटिक कोड हमें हमारे माता पिता से मिलता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, कि कौन सा जीनोटाइप हमारे पास है, छिपा रहता है बेसिकली। ठीक है, जीनोटाइप क्या रहेगा? वो छिपा रहेगा, हिडन रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप उस माहौल में आते हैं, आप जब उस माहौल में आएंगे, उस माहौल के संपर्क में आएंगे, तो वो लक्षण बाहर दिखाई देने लगते हैं, जिसे आपका एक्चुअल बिहेवियर कहते हैं, मतलब आपका असली अवतार क्या है। और जब ये बाहर दिखाई देने लगता है, उस आपका जो असली अवतार है, इसे कहते हैं फिनोटाइप, है ना। मतलब बोलचाल की भाषा में आप छुपा रुस्तम कहते हैं, मतलब कोई इंसान बहुत शांत रहता है ज्यादातर टाइम, लेकिन कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाता है, या उसका आपको एक अलग रूप दिखता है, जिसे आप छुपा रुस्तम कहते हो। तो वो बेसिकली है फिनोटाइप, मतलब आपका वो कैरेक्टर, वो आपका नेचर जो बाहर दिखाई देता है, और जो छुपा होता है उसे आप कहते हो जीनोटाइप, राइट। ओके, ये रहा हमारा हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो चीजें थी, दो इंपॉर्टेंट। पहला था हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, यानी कि आपका नेचर। दूसरा है एनवायरमेंट, यानी कि आपका नर्चर, पोषण की बात करेंगे अब। ठीक है, अब पोषण की बात करते हैं। ओके, सेकंड इज नर्च एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करते हैं। ये क्या होता है, इसका डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, इसके आयाम क्या है, अर्थ और आयाम क्या है। एनवायरमेंट को बेसिकली आप नर्चर कहते हैं, यानी कि पोषण भी कहते हैं, है ना। एनवायरमेंट में वो सभी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं और सोशल सिस्टम है और आपके सराउंडिंग है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, जो एक इंसान का, जो एक इंसान को गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब आप जब आप गर्भ में थे, तब से लेकर आपकी आपकी डेथ तक, इस पूरे समय के दौरान जो बाहर की चीजें आपको प्रभावित करती हैं, आप उन्हें कहते हैं एनवायरमेंट, यानी कि आपका पर्यावरण, या बेसिकली आप उसे माहौल कहते हैं। ठीक है, माहौल, राइट। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, ये बाहर की चीजें हैं, आपकी सामाजिक प्रणाली है, ये आपके आसपास की जो माहौल है, आपकी चीजें हैं, ये उन पर निर्भर करता है, राइट। मतलब जेनेटिक्स को छोड़कर जितने चीजें भी हैं, वो सब के सब क्या है? पर्यावरण है, राइट। ये सब पर्यावरण है।
अच्छा, अब हम देखते हैं पर्यावरण के कुछ स्टेजेस। एनवायरनमेंट के हम कुछ स्टेज देखते हैं, ये क्या है? मतलब इसके आयाम या चरण आप कह सकते हैं। स्टेजेस ऑफ एनवायरनमेंट मतलब ये एनवायरनमेंट किन चरणों में आपको क्या करता है ये क्या करता है? वो जो टर्म है, प्रभावित करता है। स्टेज यानी कि हम अब आयाम की बात करते हैं, चरण की बात करते हैं, किन चरणों में ये आपको प्रभावित करता है। जो सबसे फर्स्ट या पहला चरण है वो है प्री नेटल एनवायरनमेंट। प्री नेटल यानी कि प्रसव पूर्व पर्यावरण, आपके जन्म से पहले का माहौल आपको किस तरीके से प्रभावित करता है, ये समझते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भाशय में यानी कि वूम के अंदर की स्थिति को हम कहते हैं प्री नेटल एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब अब देखिए, अब माँ को जो मिलने वाला पोषण है, न्यूट्रिशन है, या माँ का जो स्ट्रेस लेवल है, उनकी उम्र है ना, और उनका जो टेट्रा जीन्स है, टेराटो जीन्स बेसिकली मतलब कि जो अगर कोई हानिकारक दवाइयां खा रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं, या अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं, या उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इसका सीधा सीधा असर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में पड़ता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रीनेटल, मतलब जब बच्चा गर्भ में पलता है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट किस तरीके से होगा ये डिपेंड करता है मदर के एनवायरनमेंट पर। मदर के एनवायरनमेंट पर, है ना, इसे कहते हैं प्रीनेटल एनवायरनमेंट। ओके, मतलब मदर को अगर अच्छा पोषण मिल रहा है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर मदर को स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो बच्चा भी थोड़ा डिप्रेस रहे पैदा होगा, राइट। अगर मदर की एज बहुत ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, तो बच्चे का फिजिक थोड़ा वीक होगा। ठीक है, या जो वो दवाइयां ले रही हैं उसका पूरा, इन सभी चीजों का जो पूरा ये प्रभाव है, ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे, उसके फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग पर पड़ता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत स्वस्थ रहना है, आपका खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपका तनाव लेवल बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है? ये था फर्स्ट एनवायरमेंट, फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, फर्स्ट स्टेज। अब अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज क्या है? ये है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल, हमने पहले प्रीनेटल देखा, अब पोस्ट नेटल मतलब प्रसव के बाद का पर्यावरण, जन्म के बाद का पर्यावरण, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो बाहरी दुनिया है उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। ठीक है, राइट। देख, समझते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि उसका जो भौतिक पर्यावरण है, मतलब हमारे आसपास की जो भौतिक चीजें हैं, जैसे भोजन की गुणवत्ता हो गई, यानी क्वालिटी ऑफ फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हमारा क्लाइमेट हो गया, है ना, जिस जलवायु में हम रह रहे हैं, और जो हमारा हाउसिंग कंडीशन है, हम किस जगह रह रहे हैं, क्या हमें साफ पानी की सुरक्षा है या नहीं, ये सब चीजों को हम कहते हैं हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे आसपास की जो भौतिक चीजें हैं। ठीक है, दूसरा है सोशल। पहला मैंने आपको बताया कि फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, और जो दूसरा है वो है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि आपका सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, इसका भी प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। जैसे कि फैमिली सेटअप, माता पिता का व्यवहार कैसा है, और आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं, मतलब आपके दोस्तों का समूह कैसा है ना, आपकी मतलब संगत कैसी है, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है ना, आपकी सांस्कृतिक परंपरा कैसी है, ये सभी शामिल है किसमें? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये पोस्ट नेटल है, ये यानी कि जन्म के बाद के ये फैक्टर्स हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दो हुए, एक तो है प्री नेटल, दूसरा है पोस्ट नेटल। आई बिलीव आपको समझ में आया क्लियरली, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके इंटरेक्शन की।
ये जो नेचर और नर्चर है, इसके बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसकी बात करते हैं। ओके, नेचर और नर्चर के इंटरेक्शन की बात करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर मतलब प्रकृति और नर्चर मतलब पोषण। इनके बीच में क्या अंतः क्रिया है, क्या इंटरेक्शन है? देखिए, पुराने जमाने में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एक बात पर लड़ते थे कि नेचर बड़ा है या नर्चर बड़ा है ना? लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो कहती है कि मानव का जो विकास है या उसका जो डेवलपमेंट है, ये इन दोनों का एक इनसेपरेबल पार्टनरशिप है। क्या है? इनसेपरेबल पार्टनरशिप, मतलब अविभाज्य साझेदारी है ना? ना नेचर बड़ा है ना नर्चर बड़ा है, ये दोनों भी बड़े हैं। इन दोनों की साझेदारी ही, इन दोनों की साझेदारी पर ही किसी इंसान का डेवलपमेंट टिका है। ठीक है, राइट? तो यहां पे एक लॉ निकल कर आता है, इंटरेक्शन में एक लॉ निकल कर आता है जिसका नाम है द मल्टीपर्पस लॉ, यानी गुणात्मक नियम। द मल्टी पर्पस लॉ, यानी कि गुणात्मक नियम, है ना? गुणात्मक नियम। देखिए, यहां पे एक जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है वुडवर्थ, वुडवर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वुडवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट जोड़ नहीं है, मतलब इन दोनों का, नेचर और नर्चर का ये जोड़ नहीं, एडिशन नहीं है, बल्कि ये गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कैसे समझते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समझिए कि जो जो मल्टीपर्पस लॉ है, ठीक है, मल्टीपर्पस नहीं, मल्टीप्लिकेटिव, गुणात्मक, मल्टीप्लिकेटिव, दी मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये लॉ किसने दिया? ये वुडवर्थ ने दिया, एक फेमस ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो डेवलपमेंट है ये नेचर और नर्चर का जोड़ नहीं है, बल्कि ये गुना है। कैसे समझते हैं? इनका कहना है कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, है ना, डेवलपमेंट इज इक्वल टू नेचर इनटू नर्चर। ये क्या है? गुना है ये। ठीक है, मतलब आपके हेरिडिटी और आपका जो एनवायरमेंट है, ये इन दोनों का गुना है। क्यों गुणा बोलते हैं? क्योंकि इनमें से अगर एक भी जीरो हुआ तो रिजल्ट इसका जीरो आएगा। ठीक है, अगर ये जोड़ होता, तो अगर नेचर जीरो होता तो नर्चर तो आता निकल कर। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट तभी होगा जब ये नेचर इनटू नर्चर होगा। मतलब अगर कोई भी एक जीरो हुआ, अगर बच्चे का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, भले ही उसका जो ये है हेरिडिटी है, जो इसका जो डीएनए है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसका एनवायरमेंट खराब है तो उसका डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही उनका लॉ है, यही रूल है ना? मतलब देखिए, आप समझिए कि नेचर क्या है, आपका जो हेरिडिटी है, यानी कि अनुवांशिकता, अगर आपका बीज है, सीड है ना, और एनवायरमेंट आपका क्या है? मिट्टी या पानी है। तो जब तक अगर अच्छा सीड नहीं है तो अच्छा पौधा नहीं उगेगा, या सीड अच्छा है, या तो अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, मिट्टी पानी और धूप उसको बराबर नहीं मिल रहा है, तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? तो भी वो क्या हो जाएगा? बीज वो सड़ जाएगा। इसीलिए बोला गया कि डेवलपमेंट क्या है? ये नेचर और नर्चर का गुणा है, जोड़ नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। इसे दिया किसने था? इसे दिया था वुडवर्थ ने, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा इंटरैक्शन। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग यानी कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये एक टॉपिक हमारा हुआ। ठीक है, राइट? हम नेचर एंड नर्चर में ही हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है।
ये पार्ट है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं कि जो हमारा दिमाग है, दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी कैसे लेता है ना? समझिए, दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी कैसे लेता है, इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। दिमाग के बाहरी दुनिया से जानकारी लेने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसके 2 स्टेप्स हैं, इसके 2 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है, वो वो यहां समझते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है? मतलब दिमाग जो बाहरी दुनिया से जो जानकारी इकट्ठा करता है, वो 2 चरणों में करता है, 2 स्टेप्स में करता है। पहला स्टेप है सेंसेशन। सेंसेशन, राइट? यानी कि संवेदन। आप इसे कह सकते हैं संवेदन। और जो दूसरा स्टेप है, वो है परसेप्शन। परसेप्शन, आप इसे कहते हैं धारणा। धारणा। तो ये सेंसेशन और परसेप्शन के माध्यम से ही हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी को इकट्ठा करता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, राइट? अब समझते हैं कि सेंसेशन और परसेप्शन होता क्या है। देखिए, जो सेंसेशन है, यानी कि जो संवेदन है, ये एक जैविक चरण है, मतलब एक ये बायोलॉजिकल स्टेप है, राइट? ये बेसिकली पैसिव होता है। ये जो स्टेप है वो पैसिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है ना? राइट? और इसमें आता क्या है? इसमें क्या आता है? इसमें हमारे वो सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब आता है। ठीक है? आपके इसमें क्या आएंगे? सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियां। ठीक है? और ये ज्ञानेंद्रिय क्या इकट्ठा करती हैं? ये एक रॉ इनपुट इकट्ठा करती हैं। ये रॉ इनपुट्स, यानी कि कच्ची जानकारी, कच्चा डेटा ये इकट्ठा करती है, और इन डेटा को इकट्ठा करके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर हमारे दिमाग तक भेजती है। ठीक है? ये आपको जो बाहर सुनाई दे रहा है, ये दिमाग इसको क्या करता है? बात सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आप जो महसूस करते हो, दिमाग ये क्या होता है, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, राइट? ठीक है? ओके, जैसे कि अब ये समझिए कि जैसे आंखों के सामने अचानक एक लाल रोशनी चमकी, है ना? या कानों में एक बहुत तेज आवाज गूंजी, ये क्या है? ये एक आपका सेंसेशन है, यानी यानी कि आपका ये संवेदना है ये, राइट? ओके। और ये जितने भी स्वस्थ लोग हैं, उन सभी के लिए ये एक जैसा काम करता है। मतलब आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है, तो सामने वाला अगर स्वस्थ है, ये उसको भी आवाज सुनाई देगी, है ना? इसीलिए इसे हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है ये? सेंसेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ होता है, एक ही जैसा हर किसी के लिए होता है, राइट? अब हम बात करते हैं परसेप्शन, यानी कि धारणा का। परसेप्शन, ये एक एक्टिव प्रक्रिया है, ये एक्टिव है। ये मैंने आपको पैसिव बताया, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है? ये क्या है? एक्टिव, यानी कि डायरेक्टली काम करता है, और ये एक हायर लेवल का मेंटल प्रोसेस है। ये क्या है? हाई लेवल का मेंटल प्रोसेस है ये, यानी कि ये उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। यहां क्या होता है, जो ब्रेन हमारा है, ये सेंसरी द्वारा, सेंसेशन द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो रॉ डेटा इकट्ठा किया गया है, उसको क्या करता है? एक व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करता है, इसे ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है, और उसका अर्थ निकालता है, उसका मीनिंग निकालता है। ठीक है? उस डेटा का मीनिंग निकालता है, राइट? समझते कैसे? देखिए, अगर हमारे सेंसरी ऑर्गन ने, हमारे आंख ने क्या देखा कि सामने आपको एक
लाल कलर का एक चौकोन, ठीक है, लाल एक चौकोर आपको आकार दिखाई दे रहा है। ये आपका आपकी ज्ञानेंद्रिय, आपकी आंख ने बताया। अब दिमाग क्या बोलेगा, भाई ये जो लाल कलर का चौकोर जो ये आकार है, ये तो ईंट है, ये ब्रिक्स है ना। ये अंतर है आपके परसेप्शन में और आपके सेंसेशन में। सेंसेशन आपको बताएगा लाल आकार का, ये एक लाल कलर का चौकोर आकार का एक चीज है, और दिमाग को आपको आपकी जो परसेप्शन धारणा है, आपको पता है कि लाल कलर के चौकोर आकार का जो हमने चीज देखा था उसे ईंट कहते हैं। यानी कि आपकी ये याददाश्त पे डिपेंड करता है, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस, यानी ये आपके जो पुराने अनुभव है, ठीक है, उस पर भी ये निर्भर करता है, ये ईंट है। इस तरीके से आप परसेप्शन को या धारणा को समझ सकते हैं, राइट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपकी मेमोरी पर, और आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इन सब पर ये निर्भर करता है, और उन सब का यूज करके हेल्प लेके ये आपको एक एक धारणा देता है, एक फाइनल आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, राइट। ये रहा डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये इसे कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं गेस्टल्ट लॉ की। ये हमारा टॉपिक हुआ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का। अब हम गेस्टल्ट लॉ की बात करते हैं, इसी धारणा का जो अगला स्टेप है, ठीक है। इसे कहते हैं गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, देखिए जो गेस्टाल्ट लॉ है इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, उसके पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, इस लॉ की जो शुरुआत है, ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी कब हुआ था? 1900 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो फाउंडर्स हैं, ये कौन है, इसके मतलब जो संस्थापक हैं वो कौन है? इसके संस्थापक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके संस्थापक है मैक्स वर्थिमर। मैक्स वर्थिमर, ठीक है, मैक्स वर्थिमर, ये इसके क्या है, संस्थापक हैं। मैक्स वर्थिमर का साथ दिया था इसका स्थापना करने में कौन? वुल्फ गैंग, वुल्फ गैंग कोहलर ने, ठीक है, वुल्फ गैंग कोहलर और कर्ट कॉफका ने। हाँ, डिफिकल्ट है नाम, बट आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन तीन लोगों ने इसकी स्थापना किया था मिलकर। ये इसके तीन क्या है, को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स हैं, इसके संस्थापक हैं। अच्छा, ये जो गेस्टाल्ट लॉ है इसका आइडिया क्या है, ठीक है। तो जो गेस्टाल्ट है या जेस्टाल्ट, आप इसे जो भी कहते हैं, तो गेस्टाल्ट क्या है, ये एक जर्मन शब्द है, ये एक जर्मन वर्ड है। ओके, क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉर्म या रूप। इसका गेस्टाल्ट का मतलब होता है रूप, या इसे आप शेप कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं, या आप इसे पैटर्न कह सकते हैं। पैटर्न यानी कि संपूर्ण पैटर्न, ठीक है। ये तीनों इसका अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, रूप, आकार या पैटर्न, राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं, ये मतलब अब तक आपको समझाने, इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता है, बल्कि उन्हें एक संपूर्ण, एक संगठित ढांचे में देखता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में देखता है ना। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में क्या करता है, उसको जोड़ देता है। यही है गेस्टाल्ट लॉ, ठीक है। गेस्टाल्ट क्या बताते हैं कि जो हमारा माइंड है वो चीजों को अलग अलग नहीं देखता है, बल्कि उसको जोड़कर एक संगठित आकार दे देता है, एक उसे व्यवस्थित स्ट्रक्चर दे देता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे देता है। यही है गेस्टाल्ट लॉ। सिर्फ इतना नहीं, गेस्टाल्ट लॉ में इसके कुछ नियम भी हैं, 6 नियम उन्होंने दिया हुआ है। किस तरीके से आप इसे समझोगे, इसके नियम बताएं, इसकी बात करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो इन्होंने जो नियम दिए हैं वो क्या क्या है समझते हैं। तो गेस्टॉल्ट के कितने हैं? 6 लॉज, 6 गेस्टॉल्ट लॉज हैं, गेस्टॉल्ट के 6 नियम। जो पहला नियम है ये क्या है? द फिगर ग्राउंडेड रिलेशनशिप, यानी कि इसे आप कहते हैं आकृति भूमि संबंध, आकृति भूमि संबंध। ये हमारा फर्स्ट लॉ है गेस्टाल्ट का। इसका मतलब क्या, इस लॉ में क्या बताया गया है? देखिए ये ना देखने का सबसे एक बुनियादी नियम है, ये साइट का, देखने का। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो हमारा दिमाग है वो किसी भी दृश्य को देखे बिना उसे दो भाग में बांट देता है। ठीक है, आप कोई भी चीज देखते हैं उसे दो भाग में बांट देता है। पहला भाग क्या है? फिगर है, यानी कि आकृति, आकृति है। और जो दूसरा भाग है यह है ग्राउंड, मतलब कि पृष्ठभूमि आप इसे कह सकते हैं। राइट, पृष्ठभूमि। समझते इसे, इसका एग्जाम्पल के साथ समझते अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक पक्षी है, एक काला पक्षी है जो आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, आसमान में आपने क्या देखा? उड़ते हुए काले पक्षी को देखा। यहां पे पक्षी क्या है? फिगर है। वो बर्ड क्या है? फिगर है। और जो स्काई है, आसमान है, वो क्या है? ग्राउंड है, यानी कि पृष्ठभूमि है। तो आपका फोकस किस पे जाता है? आपका फोकस जाता है बर्ड पर। ठीक है, तो गेस्टर्ड लॉ क्या बोलता है? ये आकृति भूमि संबंध है ये। तो बिना चीजें आपका जो माइंड है वो दो चीजें दो भाग में बांट देगा। एक पहला भाग क्या है? बर्ड का, और दूसरा भाग क्या है? स्काई का, आसमान का। ठीक है, राइट। आपने ये भी देखा होगा जहां पे एक ही तस्वीर में आपको दो चीजें दिखाई देती है, एक ही चीज में आपको दो तस्वीरें दिखाई देती है। ये भी क्या है? गेस्टर्ड लॉ का फर्स्ट लॉ है, नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। इस दूसरे नियम को आप कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि समीपता का नियम, समीपता का नियम। ओके, ये लॉ क्या बोलता है? ये कहता है कि जो चीजें स्पेस या टाइम में एक दूसरे के फिजिकली क्लोज है, मतलब एक दूसरे के शारीरिक रूप से करीब है, नजदीक है, तो हमारा दिमाग उन्हें एक ग्रुप मान लेता है। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर वो एक दूसरे से नजदीक है, हमारा दिमाग क्या मान लेगा? भाई ये एक ग्रुप का है, ये एक कैटेगरी का है। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो चीजें भी लिखा है, ये चीजें मैंने टुकड़ों में लिखा है। अगर आप उसे माने तो स है, मी है, प है, ता है ना, समीपता है। तो हमारा दिमाग इसे स, मी, प और ता अलग अलग नहीं पढ़ता, बल्कि उन्हें क्या मान लेता है? ये एक शब्द है, उन्हें एक ग्रुप मान लेगा। यही है गेस्टॉल्ट का सेकंड लॉ, दूसरा नियम, है ना। आप इसे एक टुकड़ा टुकड़ा अक्षर नहीं पढ़ते हो, जब जहां भी लिखा रहेगा, कुछ भी जो भी लिखा है, जो भी लिखा है आप उसे टुकड़ा टुकड़ा एक एक अक्षर या एक एक इकाई नहीं पढ़ते, बल्कि आप उसे क्या पढ़ोगे? पूरा एक शब्द पढ़ोगे, नियम पढ़ोगे। यही है गेस्टॉल्ट का सेकंड लॉ। राइट, अब हम गेस्टॉल्ट के थर्ड लॉ की बात करते हैं, विच इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समानता का नियम। ये क्या है? ये है समानता का नियम। मतलब जो चीजें दिखने में एक जैसे होते हैं, जैसे उनका अगर रंग हो गया, उनका शेप यानी कि आकार हो गया, साइज हो गया, टेक्सचर हो गया, अगर एक जैसा है तो हमारे दिमाग उसे एक ग्रुप में डाल देता है कि भाई ये एक ही चीज, एक कैटेगरी की चीज है। ठीक है, ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपको सेम चीजें दिख रही हैं, एक ही तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, वो क्या है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, एक ग्रुप बन जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ में,
एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे दूं एग्जाम्पल इसका, ठीक है। एक क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड है जिसमें दो अलग अलग कंट्री, दो अलग अलग टीम के लोग खेल रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पे जर्सी का आपको कलर जो दिखता है, अगर ब्लू जर्सी है, ब्लू जर्सी आपको दिख रही है, ब्लू जर्सी में आपको वहां पे 12 लोग दिखेंगे, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में आपको ग्रीन जर्सी है, उसमें आपको अगर 12 लोग दिख रहे हैं, तो आप क्या मान लोगे कि भाई ये जो ब्लू जर्सी वाली ये एक ग्रुप है, एक टीम है, और ग्रीन जर्सी वाली एक टीम है ना। हमारा दिमाग उन्हें तुरंत पहचान लेता है, इसीलिए उनका एक कलर कोड दिया गया है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समानता का नियम। अब हम चौथे नियम पर आते हैं, द फोर्थ गेस्टल्ट लॉ, विच इज द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का नियम। यह है निरंतरता का नियम, राइट। 6 नियम है टोटल, हम चौथे पर आए हैं। मतलब जो हमारी आंखें हैं वो जो नुकीली चीज होंगी या टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, ठीक है, उसके बजाय वो स्मूथ और कंटिन्यूअस चीजों को ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। अगर कोई नुकीली चीजें हैं, ठीक है, उसके बजाय, उसको देखने के बजाय हमारी जो आंखें हैं ये ऐसे स्मूथ चीजों को देखना ज्यादा पसंद करती है। ये आपको दिखता है कि चुभने वाली चीजें हैं, ये नुकीली हैं, ये है ना, ये खराब है, जबकि ये अच्छी है, फ्लो में जा रही है ये। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी का नियम, यानी कि निरंतरता का नियम, राइट, राइट, ठीक है। ये रहा। अब 5वें नियम की बात करते हैं, विच इज लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, यानी कि बंद होने का नियम या पूर्णता का नियम। बंद होने का नहीं, आप इसे पूर्णता का नियम मान लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपने कोई एक, आपने देखा होगा ना, आपने बहुत सारे ऐसे कुछ इमेजेस है, कुछ पिक्चर्स है, तस्वीरें होती है जिसमें अधूरा रहता है, मतलब बीच बीच में ना छूटा रहता है, गैप, कुछ मिसिंग गैप रहता है इसमें, है ना। आप मान लीजिए कि जैसे कि विराट कोहली है, विराट कोहली का यहाँ पे फोटो दिया गया है, लेकिन उसमें विराट कोहली की आंखें नहीं बनी है, बाकी पूरा फेस उनका बना है। तो आपको फिर भी पता चल जाता है कि ये विराट कोहली है। मतलब आपके दिमाग ने उस चीज को, वो जो गैप था बीच में, आंखें नहीं बनी थी, वो उसको भर लेगा और बताएगा कि ये विराट कोहली है ना। ये है पूर्णतया का नियम। मतलब जहां भी मिसिंग गैप्स होंगे, अधूरी चीजें, अंतराल होगा, गैप होगा, दिमाग, हमारा दिमाग उसको खुद से भर देता है, ताकि वो चीजें आपको एक पूर्ण दिखाई दे। तो हमारा दिमाग पूर्ण चीजों को पसंद करता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। हालांकि ये क्या है, ये सिर्फ एक छोटे छोटे लाइंस है, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, इसको भर लेगा, बोलेगा अरे ये तो स्क्वायर है। इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ क्लोजर, यानी कि पूर्णता का नियम। ओके, दिस इज पूर्णता का नियम। अब जो लास्ट में जो छठा नियम है, सिक्स्थ नियम, ये क्या है? ये है लॉ ऑफ कॉमन फेट, लॉ ऑफ कॉमन फेट, यानी कि समान भाग्य का नियम, समान भाग्य का नियम, राइट। मतलब समझते क्या है? ये जो नियम है ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, मतलब गतिशील वस्तुओं पर लागू होता है। मतलब अगर कोई चीजें एक साथ एक ही दिशा में और एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें एक यूनिट मान लेता है, ठीक है। उसे क्या मान लेगा? एक यूनिट मान लेगा, एक सिंगल यूनिट मान लेगा। ये क्या है? सिंगल यूनिट है, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि आसमान में अगर बहुत सारे पक्षी का एक झुंड है, ठीक है,
वो एक ही दिशा में, एक ही स्पीड से, है ना, एक साथ उड़ती हैं, तो हमें लगता है कि ये एक कोई एक सिंगल चीज है जो मूव कर रही है। एक ही चीज है, ये क्या कर रही है, एक बहुत बड़ी सी एक ही चीज है, ये क्या मूव कर रही है, घूम रही है या आगे बढ़ रही है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉमन फेट, यानी कि समान भाग्य का नियम, राइट। तो ये रहा गेस्टॉल का 6 लॉ। और गेस्टॉल के इस 6 लॉ के साथ ये हमारा यूनिट भी खत्म होता है। और आई आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में समझाया है और आपको चीजें समझ में भी आ गई, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं पूरा का पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूं। आप सबके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई भी करता हूँ। हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ मैं। और अगर आपको कुछ डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता भी सकते हैं, राइट। और अगर आपको नोट्स के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे 8851427835 पर व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।